गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट हुई, आपको बताने के बाद मुझे गुड्डू कुमार कह रहे हैं जय माता दी, जय माता दी भाई, जय माता दी। तो एक बार आप मुझे बता देंगे अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो। एक सेकंड। नीरज, रोशन, मैत्री, रविंद्रा, विकास, स्मृति, रोशन, उदयवीर, सबको बहुत नमस्कार भाई। मैं पहले बार ना पहले लगा लूँ चार्जिंग पे, ऐसा ना हो कि क्लास के बीच में ही रुक जाए। अच्छा देखो, प्रेशर में कई बार काम खराब होता है, कई बार बढ़िया भी होता है। आपकी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं सेल ढूंढ रहा था, अब मुझे सेल मिल रहा है। मेरा घड़ी भी देख रहा हूँ 8:01 हो गया है, फिर 8:02 हो गए हैं। अब मैंने क्या कहा क्लास लेट हो जाएगी, तो मैंने फटाफट क्लास कर दी ऑन। अब क्लास ऑन हो गया, सेल ढूंढ रहा हूँ एकदम से, क्लास भी स्टार्ट हो, सेल ढूंढने हैं। अब प्रेशर बिल्कुल पीक पर पहुँच गया, एकदम से मिल गए। तो यही होता है, कई बार इत्मीनान से देखा था पिछले 5-6 मिनट से तो नहीं मिल रहे थे। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं मान के क्लास में पढ़ाऊंगा कि पिछली क्लासेज में आप आए थे, तो एक बार मैं पहले पिछली क्लास का ही PDF ओपन कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए समझना। कि क्लास हुई थी आपके साथ में 8 अक्टूबर को हुई थी, 10 अक्टूबर को 11, 12। देखो बेटा, पिछली क्लास में मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था और इस समय कई क्वेश्चन क्लास में किए थे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन क्लास में हमने किए थे, तो मैंने जाते हुए आपको 2 बातें बताई थी। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये बातें याद होंगी। एक बार मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अगर बेटा आपको 1 ग्राम बर्फ को पिघालना है, तो 1 ग्राम बर्फ को पिघालना है, आपको 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी और 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है। 1 ग्राम पानी को भाप में बदलना है तो 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। ये पिछली क्लास में आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ पिघालनी है तो 80 कैलोरी हीट दो। 100 ग्राम का उबलता 100 डिग्री सेल्सियस का उबलता पानी भाप में बदलना है तो 540 कैलोरी हीट दो। इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी क्लास में किए थे कि अगर 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए तो 10 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 800 कैलोरी चाहिए। 1 ग्राम पानी का भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी चाहिए तो 10 ग्राम के लिए 5400 कैलोरी 5400 कैलोरी चाहिए होंगी। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया था कि बर्फ पिघालने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं MLHF। LHF की वैल्यू क्या बताई थी 80 कैलोरी पर ग्राम, और M क्या है मास द्रव्यमान, जितने ग्राम को पिघालना हुआ है मल्टीप्लाई कर देना और पानी का भाप बनाना है। तो फॉर्मूला ये बताया था, इसके लिए 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, जितने ग्राम होंगे वैल्यू यहाँ पर कर देना। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लास्ट क्लास में आए थे और आपको बात याद है। अगर याद नहीं है तो एक बार जो है वो आप पढ़ के आना, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि रूपांतरण से पहले रूपांतरण की ऊर्जा स्थिर रहती है, बदल जाती है। भाई आपने बहुत बेसिक है फिजिक्स का, ये 4th-5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं उत्पन्न, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं, ना ही पैदा कर सकते हैं, ना ही समाप्त कर सकते हैं। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी की बात करूँ, कुल ऊर्जा की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अगर एनर्जी घट रही है तो दूसरी प्रकार की एनर्जी बदल जाएगी वो, ठीक है। चलो अब आते हैं आज की क्लास। अब लिखेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। से बड़ा लिखते हैं सी से, कैपिटल सी से। तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता क्या है, इसे बड़े ध्यान समझना। कल क्लास नहीं हुई थी। कल एक्चुअली में क्या होता है, ऑफलाइन मेरी क्लास लग गई थी अचानक से। कोई टीचर की शायद तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो मेरी क्लास वैसे ऑफलाइन में सैटरडे को रहती है। तो कल मुझे मॉर्निंग में बैच में जाना पड़ा, मतलब 8 से 9:30, इसलिए कल आपके साथ क्लास नहीं हुई थी। वरना तो मेरा वहाँ पे फिक्स है सैटरडे वाला ही, ठीक है। चलो अब देखो, अब जब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि वो हीट, वो ऊष्मा जो स्टेट बदल दे, अवस्था बदल दे, बर्फ का पानी बना दे, बर्फ को घोल दे, पानी बना दे, या उबलते पानी की भाप बना दे, उसे कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो स्टेट बदलने वाली, अवस्था बदलने वाली होती है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लेकिन वो हीट जो टेंपरेचर को बढ़ा दे उसे हमने कहा था सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा। जो सेंसिबल हीट है, जो टेंपरेचर को बढ़ा देती है, सेंसिबल हीट, संवेदनीय ऊष्मा, जिसकी वजह से तापमान बढ़ता है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं। कब कहते हैं, अगर मुझे टेंपरेचर जो है वो केवल 1 ही यूनिट यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाना हो, और कितने मेटेरियल का 1 यूनिट यानी कि 1 किलोग्राम का 1 ग्राम का बढ़ाना हो। तो अगर आपने कभी टेंपरेचर मान लो कि 1 यूनिट बढ़ाया, मान लो कि 1 यूनिट यानी कि 1 केल्विन तापमान आपने बढ़ा दिया, कितने मेटल का 1 किलो का, तो सेंसिबल हीट को आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कह देते हैं। ये विशिष्ट ऊष्मा क्षमता सेंसिबल हीट ही है। सेंसिबल हीट संवेदनीय ऊष्मा तापमान बढ़ाती है, भी तापमान बढ़ाती है, पर ये तापमान किसका बढ़ा रही है, 1 यूनिट मेटल का, एकांक द्रव्यमान का। और कितना बढ़ा रही है, एकांक यानी कि 1 ही। इसे थोड़ा समझने के लिए मैं एग्जांपल लेते हैं वरना समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के बारे में समझाऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 3-4 मिनट समय लगाना पड़ेगा। बेटा स्पेसिफिक हीट लिखते हैं सी से, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता निकाल रहे हैं तो नीचे वाटर लिख दिया मैंने। बेटा वाटर की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब है क्या, ग्राम गेन समझाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में 1 ग्राम पानी हो, यानी कि 1 यूनिट लिया मैंने 1 ग्राम, और उस 1 ग्राम पानी का तापमान मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बनाना है। पानी कितना है, 1 ग्राम है, कुछ 1 चम्मच के आसपास, और 1 ग्राम पानी का तापमान मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बनाना है। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी की। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट देनी पड़ती है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मुझे बताती है कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। अगर मैं यहाँ पर लिखूं वाटर की मान लिख दिया, कुछ और लिख दिया, कोई मेटल लिख दिया, धातु, तो मैं लिख दिया कि उसकी स्पेसिफिक हीट मैंने मान लिख दिया 0.3 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 ग्राम धातु का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.3 कैलोरी चाहिए। मैंने पानी का बर्फ लिख दिया, बर्फ की होती है 0.5, यानी 1 ग्राम बर्फ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 0.5 कैलोरी चाहिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मुझे बताती है कि 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो 1 ग्राम पानी का तापमान, 1 ग्राम पानी समझो कुछ 1 चम्मच के आसपास, और उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट चाहिए। या अगर आप जूल में कहना चाहो तो मैंने पिछली क्लास में बताया था 4.2 जूल होता है कैलोरी में। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी मुझे, 4.2 जूल या 1 कैलोरी। तो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कहा जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं आइस का, तो आइस जो है इसकी होती है स्पेसिफिक हीट 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर मेरे पास 1 ग्राम बर्फ हो और उसका तापमान 1 डिग्री बढ़ाना हो तो 0.5 कैलोरी देनी पड़ेगी, है ना। तो 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है पानी के लिए, तो 1 कैलोरी। 1 ग्राम बर्फ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो कितनी देनी पड़ेगी, 0.5 कैलोरी। तो ऐसे किसी मेटल की 0.3 होती है, किसी की 0.4, किसी की 0.5, तो 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी कैलोरी देनी पड़ेगी वो आपको उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता से पता चलेगा, ठीक। अच्छा दूसरा, ये जो मैं यहाँ पे यूनिट यूज कर रहा हूँ, ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इसमें ऐसा यूनिट लिखनी हो, ऐसा ही मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करते हैं, अगर आपको ऐसा यूनिट यूज करनी है, ऐसा ही, तो आपको पता है कि बेटा ऐसा ही
फिर लिखते हैं वहाँ पे जूल यूज कर लो, ग्राम का किलोग्राम का या कैलोरी का। लेकिन मैं ऐसा यूनिट यूज ना करके इनका यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू याद करनी बड़ी आसान है। ये तो आपको जूल में याद रहेगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी है, एक याद करना कितना आसान है। और एक है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे जूल पर किलोग्राम कैलोरी याद करना हो तो वैल्यू बड़ी अजीब से आती है, याद करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये अभी ऐसा समझ में आया, और समय दो इसमें 5-7 मिनट थोड़ा सब्र रखना, जब मैं कहूँगा समझ में आया कि नहीं आया तब बताना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि मैंने आपके सामने जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता लिखी, एक आगे क्या है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ये बहुत ही हाई है या बहुत ही लो है, ये आपको बताना है। इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता लो है कि हाई है, आपको बताना है। ये भाई ये जो चमन है तेरा एक नाम भी ऐसा हरकत भी ऐसे क्लास में आया, मेरा नाम ले लो प्लीज, ये वो ऐसे फालतू क्लास परमानेंट अगली बार कमेंट देख लिया। इतने बुद्धिहीन बच्चे हैं कुछ तो, मैं पढ़ा रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ चीज को पूरा डीप में, इसकी अलग से नहीं चल रहा क्लास में, मेरा नाम ले लो प्लीज, ले लो, क्या हो गया, अभी को बच्चा है इसलिए कमेंट पढ़ के पढ़ाने का मन नहीं करता। एक बार एक सेकंड आते हैं क्लास में सुबह भाई, कमेंट ना लो फिर ऐसा लगता है फिर अलग से रोएंगे। ले लो तो ये याद करते मेरा नाम ले लो। देखो बेटा, जो वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है ये एक देखकर बहना नहीं है। जल की विशिष्ट क्षमता बहुत हाई, सबसे हाई वाटर की होती है। आपको लग रहा है कि सर एक होती है, भैया आपको सोचो 1 ग्राम पानी बस 1 चम्मच सा, कितना सा नींबू सा पानी, उसका तापमान भी 1 डिग्री बढ़ाना है, तब भी 1 किलो हीट देनी है। और गलती से पानी 1 ग्राम की जगह 100 ग्राम हुआ तो 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, 1 ग्राम के लिए है और तापमान भी 1 डिग्री बढ़ा के 70 डिग्री बढ़ाना, 70 की वो मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। वाटर की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता लोनी बहुत हाई है, पानी को गर्म करना आसान नहीं है, पानी बहुत देर में गर्म होता है और जो चीज देर में गर्म होगी वो ठंडी भी देर से पड़ेगी। अब देखो, अब एक मिनट रुको भाई, मैं पहले एक बार कमेंट हटा देता हूँ, स्लाइड को नहीं, तुम्हारा कमेंट देखकर पढ़ा जाए। देखो अब वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है ये लो नहीं है, बहुत हाई है। पानी जिसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हाई है यानी उसे गर्म करना आसान नहीं है और जो चीज देर में गर्म होगी ठंडी भी देर में पड़ेगी। कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, समझोगे सही कह रहे हैं। देखो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे आप मुंबई जाओ, समुद्र एरिया में मुंबई गए, गोवा गए, जो भी समुद्र के आसपास के शहर होते हैं, या भी आप गूगल करना, इनके दिन और रात का टेंपरेचर देखना। जो समुद्री क्षेत्र होंगे ना उनके दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। दिन में तापमान मान लो कि 29 डिग्री सेल्सियस है तो रात को 27, 26, 28 ऐसे मिलेगा, बहुत ही कम डिफरेंस होगा। लेकिन आप कभी किसी रेगिस्तानी एरिया का देखना, आप कभी जैसलमेर का टेंपरेचर देखना, दिन में अगर 45 है तो रात को हो सकता है कि आपको 25 दिखे। यानी कि जो रेगिस्तानी एरिया है उनमें दिनों रात के तापमान बहुत फर्क होता है और समुद्री क्षेत्र में होता नहीं। क्यों बेटा, पानी जल्दी से गर्म नहीं होता, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता हाई है तो पानी को गर्म करने के लिए बहुत हीट चाहिए। तो पानी अगर देर से गर्म हो रहा है, दिन में लगातार सूर्य से रोशनी ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, तो पानी देर में गर्म हो रहा है तो ठंडा भी देर में पड़ेगा। जो चीज देर में गर्म ठंडी भी देर में पड़ती है, इससे दिनों रात का तापमान लगभग एक जैसा होता है समुद्री क्षेत्र में। लेकिन रेत क्या होता है, बहुत जल्दी गर्म होता है, सन की लाइट एनर्जी लेगा तो टेंपरेचर हाई कर लेगा, शाम को सूर्य ढल गया तो फटाक से हीट वातावरण में फेंकना शुरू कर देगा तो ठंडा भी जल्दी पड़ जाएगा। तो जो चीज जल्दी गर्म होती है जल्दी ठंडी पड़ेगी, जो देर से गर्म होगी वो देर से ठंडी पड़ेगी। इसलिए अगर मान लो कभी आपको सिकाई करनी है, मतलब किसी मसल्स में दिक्कत है, कंधे में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहता है गर्म पानी की सिकाई करो, रबड़ के बैग आते हैं उसके अंदर गर्म पानी भरो, उसकी सिकाई करो। या गांव में लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के सिकाई कर लेते हैं पेट वगैरह की कंधे की, तो डॉक्टर गर्म पानी की सिकाई करने के लिए क्यों कह रहा है, उसे पता है कि पानी देर से गर्म होता है, ठंडा भी देर से होगा। तो एक बार आपने पानी गर्म करके भर लिया बैग में, उसका देर तक सिकाई करते रहो। तो पेपर में क्वेश्चन रखा पे है कि जो तप्त जल के थैले होते हैं, हॉट वाटर बैग, जो रबड़ के बैग होते हैं, इसके अंदर पानी भर के सिकाई करते हैं, उनमें पानी का ही यूज किया जाता है। 2-3 ऑप्शन लिखा फर्जी, पानी इजीली अवेलेबल है, पानी सस्ता है, पानी फ्री है, एक लिखा पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता है, पानी की स्पेसिफिक हीट है। जो टेक्निकल सब जहां लिखा है ये सही है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि पानी देर से गर्म होगा, ठंडा भी देर से ही पड़ेगा, आप देर तक सिकाई कर सकते हैं। तब लिखेंगे कि वाटर is used in hot water bags, water is used in hot water bags because specific heat capacity of water is very high। हिंदी लिखेंगे, तप्त जल के थैलों में, तप्त जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कुछ होती है। तब जल के थैलों में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कुछ होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि समुद्री क्षेत्र में दिन रात के मौसम में ज़्यादा फर्क नहीं मिलता, लेकिन रेगिस्तानी एरिया में मिलता है। उसकी वजह यह है कि जल की स्पेसिफिक बहुत हाई है, जल देर से गर्म होगा तो ठंडा भी देर से पड़ेगा। एक किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ के साइंटिस्ट ने बताया कि जो चीज देर से गर्म होगी वो ठंडी भी देर से पड़ेगी, तो जल्दी गर्म हो जाएगी तो ठंडी जल्दी पड़ जाएगी। अच्छा दूसरी चीज, अब आपको तो पता चल गया कि 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर पानी 1 ग्राम अगर 30 ग्राम होती है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, तापमान भी 1 डिग्री बढ़ा के 12 डिग्री बढ़ाना, 12 किलो मल्टीप्लाई कर दोगे तो टेंपरेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ेगी। उसका मैं आपके सामने फॉर्मूला बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेंपरेचर, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, तापमान परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा। अगर आपको टेंपरेचर चेंज करना है उसके लिए हीट क्या चाहिए होगी, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा क्या बताती है कि 1 यूनिट का तापमान 1 यूनिट बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए। अब करो इसमें एम की मल्टीप्लाई कर दो, तो स्पेसिफिक हीट तो किसके लिए बताती है आपको, 1 के लिए 1 ग्राम के लिए, तो जितने ग्राम है मल्टीप्लाई कर देना। ये बताती है 1 डिग्री में चेंज करने के लिए जितना टेंपरेचर चेंज करना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। नहीं सब समझो, अगर कभी आपको तापमान में चेंज करना हो, किसी वस्तु के तापमान में चेंज करना हो तो कितनी हीट चाहिए होगी, तो उसका फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। यहाँ पे m का मतलब है वो मटेरियल कितने ग्राम है, डेल्टा टी का मतलब है कि आप उसके तापमान में कितना परिवर्तन किया, डेल्टा टी तापमान परिवर्तन और सी का है स्पेसिफिक हीट। तो जिसके तापमान में चेंज करना है उसकी स्पेसिफिक हीट लिखेंगे और जितने ग्राम होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना तापमान में चेंज करना होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे m जो है ये मास है, द्रव्यमान, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता और डेल्टा टी का तापमान परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर
तापमान में परिवर्तन। तो पेपर में देखना अगर विशिष्ट उष्मा क्षमता में उसने ग्राम का यूज रखा होगा तो मास में ग्राम में रखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने वो देगा आपको ये अगर ये किलोग्राम का यूज रखा होगा तो किलोग्राम यूज करना। तो एमसी डेल्टा टी में से दो क्वेश्चन करा देता हूं आपको। अभी मैं क्या समझा कि अगर मुझे किसी वस्तु के तापमान में परिवर्तन करना, तापमान परिवर्तन की डेल्टा टी, तो तापमान परिवर्तन की कितनी हीट देनी पड़ेगी? एक तो वस्तु का मास कितना है वो रखना है, तापमान में कितना परिवर्तन करना है वो रखना है, और साथ में जिसके तापमान में परिवर्तन करना है उसी की हमें विशिष्ट उष्मा क्षमता रखनी है। कि इसका फॉर्मूला है एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी। एक बार यहां तक लिखो ये। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आ जाएगा। क्वेश्चन मेरा फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम वाटर फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों लिखेंगे? 40 ग्राम पानी का तापमान, 40 ग्राम पानी का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, 40 ग्राम पानी का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप सब कर सकते हैं। 40 ग्राम पानी का तापमान 70 डिग्री से 100 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा चाहिए होगी, ये आपको निकालना है। आपको सर तापमान बढ़ाना 70 से 100, तो तापमान बढ़ाने की हीट आपने बताई थी हमें एमसी डेल्टा टी। तो तापमान किसका बढ़ाना है? पानी का। तो जिसका तापमान बढ़ाएंगे उसकी विशिष्ट उष्मा क्षमता, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी लिखेंगे। अभी पेपर में आपको मिलेगी, लेकिन पानी के केस में हो सकता नहीं भी दे, क्योंकि पानी की याद करना आसान है। एक आगे लेके क्या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो अगर बेटा पानी की स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि मास में ग्राम लिखना पड़ेगा। मास ग्राम में लिखा पहले से 40 ग्राम, तापमान परिवर्तन डिग्री सेल्सियस लिखना पड़ेगा। परिवर्तन होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 100 में 70 तो कितना आएगा? 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैं लिख कर दो, मास है 40, स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की 1, तापमान परिवर्तन करना 30 का, तो 4 के 12 1200 कैलोरी आ जाएगा। यहाँ कैलोरी तो फाइनल आंसर भी आएगा कैलोरी में। जिनका 1200 आया उनका ठीक है। 1200 अरे वाह। तोमवीर, विशाल, मिस्टर तिवारी, मोबिन, चंद्रशेखर, प्रियांशु, केशव, कनेक्ट 120 लिख दिया। बाकी सबका ठीक है। चंदन यादव, अर्जुन यादव ने 2100 लिखा है, इनका गलत है। बाकी सबका सही है। सागर कुमार, सुमित पंडित, बजरंगी, अर्जुन यादव। बेटा जिलानी कादरी आंसर आएगा कैलोरी में। ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट विशिष्ट उष्मा क्षमता का मात्रक है। देखो ये है कितना कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये ग्राम में ग्राम से ग्राम कट जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कट जाएगा, तो फाइनल आंसर कैलोरी में आएगा। तो कितने कैलोरी हीट देनी पड़ेगी? 1200 कैलोरी की। अगर पेपर में ऑप्शन जूल में है तो 4.2 की मल्टीप्लाई कर लेना। एक क्वेश्चन आप और पूछता हूं उसमें, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए मेटल, द टेम्परेचर ऑफ 0.2 kg मेटल फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। हिंदी लिखेंगे 0.2 किलोग्राम के धातु का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आवश्यक उष्मा याद कीजिए। बेटा जो मेटल है इसकी स्पेसिफिक हीट देखिए 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। जो मेटल है इसका तापमान जो है 150 से करना 300, तो 150 300 करने में कितना उष्मा चाहिए आपको बताना है। और इस बार तापमान मेटल का बढ़ाना, जिसका तापमान बढ़ाना है उसी की स्पेसिफिक हीट लिखनी है। अपने मन से मत लिख देना कि तापमान बढ़ाना मेटल का, आप फिर से एक ही लिख दो। तो तापमान बढ़ाने की हीट कैसी होती है? एमसी डेल्टा टी। क्या देखना ये बेटा जो मेटल की जो स्पेसिफिक हीट है इसमें यूज हुआ ये 0.2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर ग्राम का यूज हुआ है तो ग्राम में रखना पड़ेगा, 1 किलोग्राम में ग्राम में। तो मास कितना रखा है? 0.2 kg, तो 0.2 kg हो गया 200 ग्राम। और तापमान में चेंज करना 150 से 300, यानी कि 150 डिग्री सेल्सियस का। तो मास कितना है? 200 ग्राम। यह 0.2 और टेम्परेचर में चेंज कितना करना है? 150। सोल्व करोगे पैसा पॉइंट से 1 जो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 2 जीरो, यानी कि 6000 कैलोरी आंसर आ जाएगा। जिनका 6000 कैलोरी आया होगा उनका ठीक है, बाकी सबका गलत है। ये 600 आया, सागर गलत हो गया, दुनिया का 6000 ठीक है, देवीर का 1000 गलत है, चंदन शेखर का ठीक है, ये सब सोमवीर, आकाश, मिस्टर तिवारी, आरपीएम, मोबिन, रिंटू। 48 बता रहा है, बताओ 48 बता कौन सा फॉर्मूला आया? हमें पता, हम जो फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं कि किस फॉर्मूले से 48 आ गया। अरे भाई, हम गुणा भाग वाले क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। देखो ये 3 बातें ध्यान रखना है, मैं ज़्यादा अपनी क्लास में फालतू बता नहीं रहा हूँ। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक ये कि अगर बर्फ पिघालना हो, बर्फ का पानी बनाना हो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है MLHF। बस ध्यान रखना कि बर्फ पिघालने के लिए MLHF की वैल्यू कितनी होती है? LHF की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर कैलोरी पर ग्राम तो मास भी ग्राम ही रखना है। लेकिन अगर आपको उबलते पानी का बॉइलिंग वाटर को वेपर में बदलना है तो फॉर्मूला बताया मैंने MLHV। यहाँ पर जो LHV है ये था 540 कैलोरी पर ग्राम। और तापमान में चेंज करना हो, टेम्परेचर चेंज करना हो तो फॉर्मूला है MC डेल्टा टी। तो जिसके तापमान में चेंज करना है उसी की विशिष्ट उष्मा लिखेंगे, पेपर में आपको मिलेगी। तो एक बताओ, फिर कैसे कर लो कि बर्फ का पानी बनाना है तो जितने ग्राम होगा उसमें 80 मल्टीप्लाई करेंगे, पानी का भाप बनाना है जितने ग्राम होंगे उससे 540 मल्टीप्लाई करेंगे, और तापमान चेंज करना है तो MC डेल्टा टी, तापमान में कितना चेंज करना है, द्रव्यमान कितना है, मास और विशिष्ट उष्मा को देगा। अगर ग्राम है तो ग्राम लिखेंगे, यहाँ किलोग्राम है किलोग्राम ही लिखेंगे। ठीक है, अरे दिया उसने देखा वो मेटल की स्पेसिफिक कितनी मिलेगी आपको। तो मैंने अपने मन से 0.2 ले ली, वो 0.5 7 8 अलग मेटल की अलग होती है, तो मैंने से ले लिया अपने मन से। तो जो भी होगी पेपर में आपको मिल जाएगी, वो कहीं से आया नहीं है, वो आपको पेपर में मिलेगी। पानी की बस आपको याद रख सकते हैं, अगर आप चाहो तो वाटर की याद रखना 1 होती है, बाकी जो है वो आपको मिल जाएगी। अब एक आध दो बातें आपसे पूछी जाए, लगे कि आपको कुछ पता चला कि नहीं। पर 8:30 बजे आके गुड मॉर्निंग करा इन्होंने, हमारे लिए बड़ा एहसान किया एक भाई ने। समय की बेटा कोई वैल्यू नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है भारत में लोगों के साथ। ये क्वेश्चन करो,
समय का सम्मान नहीं करोगे, समय तुम्हारा नहीं करेगा, लेकिन अभी ये बात आपको कहीं आपको बुरी लगेगी, लेकिन जब जीवन में 2-4 साल खराब करोगे फिर पता चलेगा। हमें बोला था हमारे टीचर कहते थे, मुझे लगता था बहुत ज्ञानी है, गुरुजी ज्ञान को दे रहे हैं हमें, कमेंट सबके आ रहे हैं, सब कमेंट दिखाई दे रहे हैं हमें। कि एनर्जी कैन नाइदर बी जनरेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। तो आज मैंने जिक्र किया था, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि एनर्जी बटन ना तुम पैदा कर सकते नहीं समाप्त, बस एक एनर्जी को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आंसर क्या इसका? बी ऑप्शन। ये तो आसान है, तो इस बच्चे के चक्कर में पूछ लिया आपसे। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, बुद्धि का भरपूर उपयोग करके आपको इसका आंसर देना है, ठीक है? ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। आराध्या, केशव, जिलानी, अमित, बजरंगी, मुरली, दीपक, ये वाला करेंगे सब। स्मृति, अमित, केशव, राज मेरे पास आ रहा है। इसने कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता किस पर निर्भर करती है? याद रखना, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी वो केवल डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है। ये मैंने आपको बताया था कि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता जो है वो पानी के लिए कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बर्फ के लिए कितनी है? 0.5 है। देखो जो आपने वाटर की निकाली 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, आइस की कितनी है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, तो ये मटेरियल और टेंपरेचर चेंज तो सेम है, फिक्स है। तो यहाँ भी 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, यहाँ भी 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना है, और वैल्यू 1 कैलोरी यहाँ 0.5 क्यों आई? क्योंकि बर्फ यहाँ पानी है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने मटेरियल का लिया, पानी लिया कि कोई मेटल लिया कि बर्फ लिया कि भाप लिया, ये केवल डिपेंड करती है नेचर पे। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने लाइन से गलत लिखा, इसका आंसर है ए ऑप्शन। देखो मास तो फिक्स है ना कि 1 ग्राम पानी का तापमान बढ़ाना है, 1 ग्राम बर्फ का तापमान बढ़ाना है, टेंपरेचर भी फिक्स है कि वहाँ भी 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है, वहाँ भी 1 डिग्री तापमान बढ़ाना है, लेकिन वैल्यू अलग-अलग क्यों आ रही है? केवल नेचर की वजह से कि बर्फ है, कोई पानी है कि धातु है कि रेत है कि क्या है। तो सारा खेल जो है उसका है। ये थोड़ी वाले क्वेश्चन जो ध्यान रखना स्पेशली, ये पिछली क्लास से क्वेश्चन है, मेरे याद नहीं आ रहा मैंने कराया था कि नहीं कराया था। मृदुपाल, मनीष, दीपक, अंकित, दीपक, नैन, सागर। इसने कहा कि वाट टेंपरेचर कैन वाटर एक्सिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन, पानी किस तापमान पर तरल और ठोस दोनों स्थिति में हो सकता है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, 0 डिग्री का पानी भी हो सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस और वाटर दोनों स्टेट हो सकती हैं, 0 डिग्री का बर्फ भी, 0 डिग्री का पानी भी। और आपको बताया था मैंने, जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं बदलेगा तापमान रहेगा 0, है ना? अब दो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, इनमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये पिछली क्लास में आपने कितना बढ़िया पढ़ा उससे मुझे पता चलेगा। इसमें कहता हूं मेरी क्लास में पीछे क्लास लेकर जरूर आया करो, ये लाइव क्लास में आपको दिक्कत आएगी। हम जितने मन से पढ़ाते हैं कि आपको समझ आना चाहिए उतने मन से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सिलेबस खत्म कराना हो तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो टीचर को भी फील आना चाहिए कि आप सीरियस हो, करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, लव कुमार, विशाल, रोशब, एक खतरनाक नाम है भाई का। तो मृदुपाल, उदयवीर, रिंटू सुना था मैं, रिंटू याद पढ़ लिया है। आराध्या, शुक्ला, अंकित करते रहो। उसने कहा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सत्य है? ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैंने सब पढ़ा अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि तापमान जब अवस्था जब परिवर्तन होती है, बर्फ से पानी बने, पानी से भाप बने, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता, टेंपरेचर रहता है कांस्टेंट। टेंपरेचर तो बदलेगा नहीं, टेंपरेचर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब तक सारा का सारा पानी में नहीं बदलेगा तापमान रहेगा कांस्टेंट। बट काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ नहीं सकता। तो किसी पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है, वो टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। टेंपरेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा, तो ज्यादा तेजी से लेनी होगी, तेजी से चलेंगे। लेकिन टेंपरेचर में चेंज नहीं आया, अवस्था परिवर्तन में तापमान नहीं बदलता, टेंपरेचर नहीं बदलेगा, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। फिर जो भी उन्हें वो हीट ली वो सब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। आंसर आएगा बी ऑप्शन। अगर इस बात को समझ गए हैं, अगला क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, 7। एक बच्चा बड़ा परेशान है, डॉक्टर साहब कह रहा है मेरी एमएससी कंप्लीट है। मुझे गांव वाले डॉक्टर कहते हैं भाई आपके आसपास क्षेत्र में आप पहले बंदे एमएससी की है, कौन से क्षेत्र से हो आप? जो एमएससी वाले बंदे को खुद भी लिखा डॉक्टर ही है, मेरा डॉक्टर रेंडा या कुछ भी नाम इनका, RENDA करके, डॉक्टर दीपक रेंडा। इस भाई को देख के मुझे याद आ गई, हम एक प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे ग्रेजुएशन टाइम में। प्राइवेट हॉस्टल में पता था कि और भी अलग कॉलेज के अलग कोर्स करने वाले बच्चे रहते थे। उसमें बताया उसका नाम था SP गुप्ता, हम गुप्ता जी कहते थे, हमें आज तक उसका पूरा नाम नहीं पता क्या SP गुप्ता। वो डॉक्टर लिखा था, डॉक्टर SP गुप्ता। उसने अपने रूम के बाहर चिपका भी रखा था डॉक्टर SP गुप्ता। कुछ लोग अपने आप को पूरा सम्मान देते हैं। तो हमने एक दिन पढ़ा, मैंने गुप्ता जी ये बताओ आप डॉक्टर क्यों लिखते हो? तो बस्ती का यूपी में पड़ती है बस्ती। तो हमने कहा डॉक्टर गुप्ता जी बताओ आप ये डॉक्टर क्यों लिखते हो? हमने कहा PhD तो करनी रखी होगी इसने। डॉक्टर लिखता है, कह रहा अरे हमको भाई वो हमारा BSc कंप्लीट है ना। मैंने BSc कंप्लीट है ना, कान वालों में 4 द्वार में दिखाना यहाँ BSc कंप्लीट है, डॉक्टर घूम रहा है। तो भाई ऐसा पूरे गांव में उसने बेचारे पहला कोई बच्चा जिसने BSc की होगी वो डॉक्टर घूम रहा है, हमारा BSc कंप्लीट है ना। तो कुछ होते हैं बच्चे अपने आप को खुद सम्मान दे लेते हैं। यदि पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है तो पदार्थ के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बेटा पानी का बर्फ बना रहे हैं। देखो आइस से अगर आपको बर्फ का पानी बनाना हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी, बर्फ का पानी बनाना हो, लेकिन पानी का बर्फ बनाना हो तो आपको हीट खींचनी पड़ेगी, वापस निकालनी पड़ेगी। लेकिन कह रहा है कि तापमान जो 0 डिग्री बनाए रखना है। तो कह रहा है कि 0 डिग्री बनाए रखना है, पानी का बर्फ बनाना है, तो पदार्थ के अणुओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? देखो क्या काइनेटिक एनर्जी डिग्री इंक्रीज तब होती है, काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी घटेगी तापमान में चेंज हो। तो तापमान तो 0 डिग्री बनाए रख रहे हो, 0 डिग्री बना के रख रहे हो, ठीक है? तापमान जो है अगर 0 डिग्री बनाए रखा आपने, 0 डिग्री बना रखा आपने तापमान, तो काइनेटिक एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, तो काइनेटिक एनर्जी गलत हो गया। तो एनर्जी इंक्रीज काइनेटिक बढ़ नहीं सकती, एक मिनट काइनेटिक एनर्जी भी गलत हो गया। देखो जब भी टेंपरेचर में चेंज ना हो, तापमान में अगर चेंज नहीं है तो ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है ना घट सकती। गतिज ऊर्जा किसी पदार्थ के अणुओं के टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। तापमान ज्यादा अणु ज्यादा तेजी के साथ गति करेंगे, गति ऊर्जा ज्यादा, तापमान कम आराम से गति करेंगे, गति ऊर्जा कम। तो गतिज ऊर्जा जो है टेंपरेचर पर डिपेंड करती है। अब तापमान तो आपने 0 डिग्री बना के रखा हुआ है, अब क्या होगा? अब जब आप बेटा बर्फ का पानी बनाते हो हीट देते हो और पानी से वापस बनाओगे तो हीट खींचनी पड़ेगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज। देखो अगर बर्फ का पानी बनाना पड़ता तो बर्फ को हीट देते पिघलता पानी बनता, तो सारी की सारी एनर्जी दी वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती, तो बर्फ का
पानी बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन पानी का बर्फ बनाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो सातवें का बनेगा बी आंसर। ठीक है, तो हमारे पास में 7 का है बी। तो कुछ बीच में टेक्निकलिटी को ज़्यादा आ गई थी, टेक्निकल क्वेश्चन को ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, दोबारा समझेंगे। एक बार मैं आपको पूरा रिवाइज कराता हूँ पिछली क्लास और आज की क्लास मिलाकर। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपके पास 0 डिग्री का बर्फ हो, उसे अगर आप हीट देंगे तो पिघलना शुरू करेगा। जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में नहीं आएगा, तापमान रहेगा 0। जब स्टेट बदलती है, बर्फ का पानी बनता है, तो तापमान ना बढ़ता ना घटता, तो मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ना बढ़ेगी ना घटेगी। और जो आपने हीट दी, बर्फ को जो पानी बनाया, काइनेटिक एनर्जी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। दूसरा, ऐसे उबलते पानी का भाप बनाओ, तब तक सारा सारा पानी भाप में नहीं बदलेगा, टेंपरेचर सो रहेगा, टेंपरेचर में चेंज नहीं आएगा। तो मैंने कहा था कि उबलते पानी में भाप ज़्यादा पेनफुल क्यों है? क्योंकि भाप के साथ क्या होता है, उसके पास लेटेंट हीट उष्मा एक्स्ट्रा होती है, इसलिए ज़्यादा पेनफुल है। तो मैंने बताया कि बर्फ पिघलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम पिघलाने के लिए 80 किलो हीट देनी होती है, 1 ग्राम पानी का भाप बनाने के लिए 540 देनी होती है। आज बताया कि अगर तापमान में चेंज करना हो, स्टेट ना बदलनी हो, तो हीट देंगे MC डेल्टा T। तो उसके बारे में कुछ और बातें पढ़ी, उम्मीद कर रहा हूं कि आप पिछली क्लास वाली क्लास ध्यान से पढ़ रहे हैं, शुरू से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट को पहले मैं एक बच्चे को ना क्लास करता हूं ब्लॉग, इसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लिया है, 1 मिनट से नाम ढूंढते हैं और ये समझ गया होगा। क्लास में टाइम पास करने वाले बच्चे आते हैं, इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे को किस्मत में लग रहा बढ़िया है, तो नाम भी नहीं मिल रहा मुझे। चलो मिल गया, बहुत बढ़िया। इस समय कर दिया ब्लॉक, अब जिसका जो मन करे क्लास में करता रहेगा। और देखो एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक शब्द बोला था एक दिन कि अगर आपको उबलते पानी की भाप बनानी है, उबलते पानी की भाप बनानी है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ये बताया था कि उबलते पानी की भाप बनानी है तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देंगे। अगर बच्चे देखना, हमें एक शब्द लिखा मैंने वाष्पीकरण, इसी के जैसा एक शब्द आपने और पढ़ा होगा, उसे हम कहते हैं वाष्पन। और हम क्लास समझेंगे, जैसा छोटे के मामला स्टार्ट हो गया, तो जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है वो थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं ज़्यादा बढ़िया से। एक तरफ लिखेंगे हम वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन वाष्पीकरण। एक तरफ लिखेंगे हम इवेपोरेशन वाष्पन, इवेपोरेशन वाष्पन। में समझना फर्क, वाष्पन में और वाष्पीकरण में क्या फर्क है, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे उन्हें लगता है कि दोनों एक ही बात है, अगर दोनों एक ही बात होते तो दो बड़े बड़े अलग अलग शब्द हम क्यों यूज करते हैं, उसको फर्क है इनमें। अच्छा, कुछ समानताएं भी होंगी जो नाम मिलते जुलते से मिल रहे हैं, वो ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन रखे हैं प्रीवियस ईयर में। देखो वेपोरेशन, देखो क्या होता है। वेपोरेशन होता है, आप अपने घर में पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, पानी में उबाल आके खतरे रहे हैं, तो पानी उबलते समय तो भाप में बदल रहा होता है, हम कहते हैं वेपोराइजेशन। तो वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है वो एक फिक्स टेंपरेचर होती है, उबलते समय से पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो 100 डिग्री पर पानी भाप में बदल रहा है, वेपोराइजेशन है। जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल 78 डिग्री पर उबलता है 78 पर, तो उबलते समय अल्कोहल भाप में बदल रहा है, वेपोराइजेशन है। मरकरी पारा 357 पर उबलता है 357 पे, तो वेपोराइजेशन है। तो वेपोराइजेशन जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है एक फिक्स टेंपरेचर पे, एट ए फिक्स टेंपरेचर। तो फिक्स टेंपरेचर क्या होता है, क्वथनांक, उबलना, बॉइलिंग पॉइंट। उबलते समय यानी बॉइल करते समय, उबलते समय तरल का वाष्प बनना वाष्पीकरण कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब एट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबलते समय अगर कोई लिक्विड वेपर में बदल जाए तो क्या कहलाएगा हमारा वाष्पीकरण, उबलते समय। लेकिन क्या पानी या कोई भी लिक्विड केवल उबलते समय ही भाप में बदलता है, ऐसा नहीं है। उबलते समय तरल का वाष्प बनना वाष्पीकरण, लेकिन बिना उबले भी तो पानी भाप बनकर उड़ता है। आप अपनी छत पर एक बर्तन में पानी रख दो और उसे भूल जाओ 5-7 दिन के लिए, 5-6 दिन बाद आना, अगर किसी पक्षी ने एक घूंट भी पानी नहीं पिया तो पानी बहुत कम हो चुका होगा। समुद्र का पानी जो पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, गर्मियों में अगर आपके गांव में कोई जोड़ हो, कोई तालाब हो, पोखर हो, उसका पानी कम क्यों हो जाता है, क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ता रहता है। गर्मी जब ज़्यादा होती है या तेजी के साथ उड़ता है, इसलिए वो सूख जाएंगे, तालाब आपके घर के आसपास होंगे। तो बिना उबले भी जो तरल वाष्प में बदलता रहता है उसे कहते हैं वाष्पीकरण, वाष्पन, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की घटना होती है हर तापमान पे, उबलता है, टेंपरेचर कम है, सर्दी का मौसम में धीरे धीरे होगी, गर्मी का मौसम थोड़ा फास्ट होगी। तो जो वाष्पन क्या होता है, ये क्या होती है, एट एनी टेंपरेचर, किसी भी तापमान पर जो लिक्विड वेपर में बदलता है, लिक्विड का वेपर में बदलना, इसे हम कहते हैं वाष्पन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आसान भाषा में, बिना उबले तरल का वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। तो देखो, अगर उबलते समय यानी कि फिक्स टेंपरेचर पर पानी भाप में बदल रहा है तो वाष्पीकरण है, जैसे 100 डिग्री पानी के लिए 78 डिग्री अल्कोहल के लिए। लेकिन बिना उबले भी किसी तरल का वाष्प में बदलना उसे हम कहते हैं वाष्पन। अच्छा, ये जो वाष्पन की घटना होती है ये होती है बिना उबले, इसे हम कहते हैं कि जो वाष्पन है ये एक सुपरफिशियल फिनोमिना है। ये सब याद रखना, सुपरफिशियल, इसका मतलब क्या बताऊंगा अभी, ये सुपरफिशियल फिनोमिना है, इसे हम कहते हैं सतही घटना है। इसका मतलब ये है कि जो वाष्पन की जो घटना होती है कि बिना उबले पानी भाप बनकर उड़ता रहता है, सतह पर होती है। जैसे कि आप एक बर्तन लें और इस बर्तन में आपने पानी भर के अपनी छत पर छोड़ दिया, एक बर्तन पानी लिया उसे आपने अपनी छत पर छोड़ के आ गए, आपने ठीक है छोड़ के आ गए, ठीक है।
अब आप देखना, आपके छत पे बर्तन है, उसमें पानी रखा हुआ है, अब सन की लाइट आई, सूर्य का प्रकाश आया, तो सन की लाइट जो है यहाँ पे गिरेगी इस बर्तन के पानी पे, ऊपरली सरफेस पे, ऊपरली सतह पे। तो सूर्य का प्रकाश जो ऊपरी लेयर पे गिरा होगा ना, तो ऊपरली लेयर के जो मॉलिक्यूल है, अणु है इस पानी के, ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है, लेकिन सबसे ऊपरी लेयर वाले जो मॉलिक्यूल है लगातार सन से एनर्जी ले रहे हैं, तो लगातार इनकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, बहुत ही एक्साइटेड हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे और सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। अब निचली लेयर है, उसके मॉलिक्यूल को लगातार सन से एनर्जी मिलेगी और लगातार एनर्जी लेके एक्साइटेड हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा सारे मॉलिक्यूल एनर्जी लेके उड़ के भाग जाएंगे। तो जो वाष्पन की जो घटना होती है, सतह होती है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो ऊपरी लेयर का पानी भापन पड़ेगा, नीचे को पता भी नहीं है, तो नीचे भापन पड़ेगा, भापन पड़ेगा, करते करते टाइम सारा पानी भापन हो जाएगा। लेकिन जो वाष्पीकरण है जो उबलते समय होता है, आपने देखा पानी को उबलते हुए, जब पानी उबलता है नीचे का पानी ऊपर आ रहा है, ऊपर नीचे, तो सारा पानी इन्वॉल्व होता है, इसमें केवल सरफेस नहीं होता। जब आप घर में पानी को उबालते हो तो गर्म पानी ऊपर होता है, ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, सारा पानी हो रहा होता है, तो इसे कहते हैं हमारा बल्क फिनोमेना। बल्कि पूरे पूरे बल्क में सारा पानी इन्वॉल्व होगा, ये बल्क फिनोमेना है, हम कहते हैं स्थूल प्रक्रिया, इसमें सारा का सारा तरल इन्वॉल्व होगा। दोबारा समझना, अगर कोई आपसे कहे कि वाष्पन क्या है, वाष्पन इवोपरेट करना, हम बोलेंगे वाष्पन मतलब बिना उबले भी पानी का भाप बनके उड़ जाना, बिना उबले पानी का भाप बनके उड़ जाना, वो है वाष्पन। जैसे चट्टान में पानी का भाप बनके उड़ गया तो हमारा क्या बन गया, वो वाष्पन। लेकिन उबलते समय जब हम गैस पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं, तो उबाल खाते हुए जो पानी भाप में बदलता है, एक फिक्स टेंपरेचर पे अलग-अलग लिक्विड के फिक्स तापमान अलग-अलग होगा, किसी के लिए 100, किसी के लिए कितना, किसी के लिए कितना, तो उबलते समय पानी भाप बदलता है, उसे कहते हैं वाष्पीकरण। अब आप कहेंगे वाष्पीकरण की घटना को फिक्स तापमान पे होती है, इसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन जो वाष्पन है बिना उबले भी पानी का भाप बनना है, हर तापमान पे होती है, एवरी टेंपरेचर। इसमें हमारे पढ़ने के लिए कुछ बातें हैं, जैसे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, फिर आंसर देंगे, 4-5 पॉइंट लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि किस दिन टेंपरेचर तापमान ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, आपको क्या लगता है कि जिस दिन तापमान ज्यादा होगा उस दिन ये वाष्पन की जो घटना है, जो पानी भाप बन के उड़ता है, ये स्लो होगी या फास्ट होगी? आपको सीधी सी बात, जिस दिन गर्मी ज्यादा होगी उस दिन पानी भाप बन के उड़ेगा। हमें पता है कि अगर गर्मी ज्यादा हो तो हमारे घर के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, आपने कपड़े धोए, डाल तेज धूप है तो घंटे में कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि पानी बहुत तेजी से भाप बन के उड़ता है। गर्मी बहुत ज्यादा हो, आसपास के गांव के तालाब सूख जाते हैं, पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है, तो जितना टेंपरेचर होगा तो वाष्पन की दर फास्ट होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन तापमान के बढ़ने पर वाष्पन की दर फास्ट होगी, तो टेंपरेचर के बढ़ने पर वाष्पन की दर होगी तेज। सेकंड, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 लीटर पानी है 2 जना, ध्यान से बताना। सेकंड पॉइंट, पहला तो पहले बता चुका है, मैंने ध्यान दिया आपके कमेंट पे। मेरे पास 1 लीटर पानी 2 जना है, ये 1 लीटर पानी मैंने गहरे से गिलास में भरा, छत पे छोड़ दिया। ये 1 लीटर पानी मैंने थाली में डाला और छत पे छोड़ दिया। कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ेगा, थाली वाला कि गिलास वाला? आपको क्या लगता है कौन सा पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, गिलास में कि थाली में है? आप समझिए सर, वही 1 लीटर पानी आपने गहरे से गिलास में भर दिया, तो भर दिया आपने थाली में। तो वाष्पन तो एक सुपरफिशियल फिनोमेना है, एक सतही घटना है। तो जो गिलास में पानी भराया तो बहुत सारी पानी की लेयर बन जाएंगी, पहले लेयर भाप बन के उड़ेगी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन थाली में पानी जो है जब बड़े एरिया में फैला होगा तो पानी की कम लेयर बनेगी, पर पूरा लेयर ऊपर भाप बन के उड़ेगी, उसके नीचे वाली जल्दी भाप बन के उड़ेगा। यानी पानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया में फैला होगा उतना जल्दी भाप बन के उड़ेगा। और सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अगर वो ज्यादा है तो भी वाष्पन की दर होगी फास्ट, वाष्पन की दर फास्ट होगी। तीसरा, अगर बेटा हवाएं बहुत तेज चल रही हो, इस पूरा जिस दिन हवाएं तेज चलेंगी उस दिन आपको क्या लगता है उस दिन पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है कि धीरे-धीरे? तीसरा पॉइंट बताओ। पहले 2 पॉइंट तो आराम से कर सकते थे, तीसरे वाले को डिटेल लाइफ से जोड़ के करना आराम से हो जाएगा। अंकित कुमार यादव, जिलानी कादरी, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, रिंटू, मनीष, सनी, अच्छे चांस में दे रहे हैं, आकाश विश्वास। देखो बेटा, जिस दिन हवाएं बहुत तेज चलती हैं उस दिन भी पानी बहुत जल्दी भाप बन के उड़ेगा। याद करो, जिस दिन हवाएं बढ़िया चल रही होती हैं उस दिन हमारे शरीर पर जो पसीना होता है वो बहुत तेज भाप बन के उड़ता है। शरीर आपको पसीना दिखेगा नहीं, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, आपको पसीना बड़ी दिखेगा नहीं, पसीना बहुत जल्दी भाप बन के उड़ता है। हवा तेज चल रही हो, कपड़े डाल दो सूखने के लिए, आप कभी कहेंगे भाई कपड़े बहुत तेज सूखे होंगे, या मान लो सर्दी का मौसम है और टेंपरेचर कम है, कपड़े नहीं सूख रहे, आप पंखा चला के छोड़ देंगे कमरे में और कपड़े डाल देंगे, तो हवा तेज चलती है तो जल्दी पानी भाप बन के उड़ता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। तो हवा तेज चलने पर भी पानी जल्दी भाप बन के उड़ता है और सबसे ज्यादा एरिया फैला तो जल्दी भाप बन के उड़ेगा, टेंपरेचर ज्यादा हो तो जल्दी भाप बन के उड़ेगा। इसलिए आप देखना सर बच्चों, कहता हूं कई बार कि आप क्रिकेट आप मैच देखते होंगे, बेशक हुआ था तो आपने सुना होगा कि जब डे नाइट मैच होता है उस समय बातचीत होती है ड्यू फैक्टर की, ओस की, कि जो टीम बाद में बॉलिंग करेगी उसके साथ दिक्कत होती है कि बॉल गीली हो जाती है, ओस अगर गिरे बॉल गीली हो जाएगी तो ऐसी बॉल को फ्लिप करना बड़ा मुश्किल होता है बॉलर के लिए, वैसे बॉल स्पिन करती है ना स्विंग करती। लेकिन कई बार कमेंटेटर बोलते हैं कि आज ड्यू फैक्टर, ओस का फैक्टर, सबरम का फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। जितनी हवाएं तेज चल रही होंगी ग्राउंड में, हवाएं तेज चल रही होंगी तो पानी जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, तो जो ओस होगी वो ग्राउंड पर टिक नहीं पाएगी, जल्दी भाप बन के उड़ेगी। तो जितना तेज हवाएं चल रही होंगी उतना तेजी से पानी वाष्पित होता है, भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो हवा के तेज चलने पर भी देखने के बाद वो जब ग्राउंड गिला हो जाता है तो कई बार वो तूफान पंखे होते हैं, उन तूफान पंखों से भी कोशिश करते हैं ग्राउंड को सुखाने की। जब पंखे बहुत तेज चलेंगे, हवाएं तेज चल रही होंगी तो पानी तेजी से वाष्पित होता है, उसका यूज करते हैं हम। अच्छा, एक फोर्थ लेंगे, लेकिन ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी समझते हैं आप? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वातावरण में नमी, मॉइस्चर होना, यानी अगर कभी वातावरण में नमी ज्यादा हो, पानी की मात्रा ज्यादा हो तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, जैसे जुलाई अगस्त में चिपचिपा सा मौसम, आपने सुना होगा तो बड़ी ह्यूमिडिटी है, आज तो पसीने रुक नहीं रहे, पसीने आ जा रहे हैं, पूरी टी-शर्ट भीग गई। जिस ह्यूमिडिटी होती है ना उसमें वाष्पन की दर बहुत ही स्लो होती है। देखो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि वातावरण में पहले से बहुत ज्यादा नमी है। ह्यूमिडिटी का क्या है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वातावरण में पहले से नमी बहुत ज्यादा है, और वातावरण में पहले से नमी बहुत ज्यादा है तो वातावरण और नमी लेने का इच्छुक नहीं है, तो आपकी बॉडी पे पसीना है भाप बन के उड़ना चाहेगा, लेकिन आसपास का वातावरण भाई साहब जहां हो यहाँ तो पहले से मॉइस्चर बहुत नमी है, आप घर के कपड़े 5-5 दिन तक नहीं सूखते, बरसात के मौसम में क्यों सूखते? क्योंकि हवा में पहले से बहुत नमी है, वो और नमी लेगा नहीं, कपड़े के अंदर पानी भरा रहेगा। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है ना, पसीने सूखेंगे, आपको पसीने आएंगे, क्रिकेट खेलने में मजा नहीं आएगा, चिपचिपाहट से लगेगी, थोड़ा मार्केट में चलेगा, सब्जी लेने पूरी टी-शर्ट भीग गई, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वाष्पन की दर होती है। अदरवाइज हवा तेज हो तो पानी भाप बन के उड़ता है, ज्यादा एरिया फैला तो भाप बन के उड़ता है, तापमान ज्यादा तो भाप बन के उड़ेगा। अब इनसे जुड़े भी कुछ क्वेश्चन इन्हीं पीडीएफ में मिल जाए हमें तो बढ़िया है। जैसे कि एक क्वेश्चन करो, इसने कहा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेट क्लॉथ्स विल ड्राई अर्लीस्ट, किस शर्त में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे? तो कपड़े जल्दी कब सूखेंगे? जल्दी पानी भाप बन के उड़ेगा। तो आरएस का मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने कहा
कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है। इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास की जो हवाएं हैं उनकी जितना नमी पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसका 80% तो पहले से एब्जॉर्ब कर चुकी है। ह्यूमिडिटी 100% का मतलब ये है कि आसपास की हवा की क्षमता 100 लीटर पानी पीने की तो 100 लीटर पानी पी चुकी है, यानी आज बारिश 100% हो जाएगी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी बारिश होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। ह्यूमिडिटी 30% यानी बारिश नहीं होगी। जितनी क्षमता है नमी को सोखने की हवा की उसका केवल 30% तक ही सोख रखा है। तो जब ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी पानी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ेगा, तो कपड़े जल्दी सुखाने तो ह्यूमिडिटी कम से कम होनी चाहिए और टेंपरेचर होनी चाहिए ज्यादा। क्योंकि हमने पढ़ा आज की क्लास में तापमान के बढ़ने पर वाष्प की बढ़ती है और ह्यूमिडिटी कम से कम होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ह्यूमिडिटी का उल्टा प्रभाव, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वाष्प की घटती है तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाष्प की बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो आज कितने रखते हैं, टाइम भी हो गया है। बाकी कल कंटिन्यू करेंगे से। आज इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।